हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। आज की अपनी इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के, गवर्नेंस के, इन्वायरमेंट के, ठीक है, और पॉलिटी के, जियोग्राफी, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ये सभी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी और क्लासेस मिल जाएंगी विद पीडीएफ। और ये बैच होगा 249 का, 249 रुपीज़ का कोर्स है। और ये मतलब मिनिमम आप मैक्सिमम आप 50% ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 5 जून तक। जो बाद में करवाएगा उसको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए। अपने ऐप स्टडी ऑन शिक्षा हब स्टडी ऑन मंच पर करवाई जाएंगी ये सारी क्लासेस आपको। और ठीक है जी, और 249 रुपीज़ का ये बैच है। अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन डैश यूनिट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक इकाई के व्यवहार का अध्ययन करती है। डैश किसकी इकाई का अध्ययन करती है ये? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दो चीज़ें होती है, मैक्रो होती है और माइक्रो होती है। मैक्रो होती है समष्टि और माइक्रो होती है व्यष्टि। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़े लेवल पर क्या करना, स्टडी करना। और माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पर करना। तो छोटे लेवल पर हम किसकी करेंगे? ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमी की करेंगे, एज होल सारे की करेंगे, नहीं सारे की नहीं करेंगे। बोथ ए एंड बी भी नहीं आएगा क्योंकि माइक्रो के अंदर सिर्फ सिंगल पर्सन की होगी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हम किसकी करेंगे? एक व्यक्ति की करेंगे। एक व्यक्ति की आर्थिक इकाई के व्यवहार का आप क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द काजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कौन कौन से काजेज है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अनलिमिटेड फंड्स हैं, असीमित मानव चाहते हैं, स्कैरसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, आर्थिक संसाधनों की कमी है, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है। तो ये तीनों की तीनों हमारी क्या है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा अपना उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उसके बाद अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रीवेट एमओसी, संक्षिप्त करो, एमओसी को संक्षिप्त करो। मैंने आपको एमओसी का बताया था ना कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट, इसको हम एमआरटी भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, एमआरटी भी बोल देते हैं। और ये क्या होती है? स्लोप होती है किसका? ढाल होती है पीपीसी कर्व की, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है ये एमओसी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप एक वस्तु के उत्पादन में से एक वस्तु, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो और उसमें से एक वस्तु के उत्पादन में से कुछ स्रोतों को हटाकर दूसरी वस्तु में लगा देते हो, तो जो आपकी लागत होती है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन और आपको हानि आपकी ज़्यादा होती है और आपको लाभ आपको कम होता है। ठीक है, तो एमओसी क्या होगी हमारी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस पर पूरी वीडियो बननी पड़ी है थ्योरी की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से। उसके अंदर आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तीनों की तीनों चीज़ें मैंने समझा रखी है। इसका आंसर क्या आएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रीवेट पीपीएफ। अब ये देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर, ठीक है, ए इज़ फॉल्स, बी इज़ फॉल्स। इसमें क्या आएगा? उत्पादन संभावना फ्रंटियर या संभावना उत्पादन सीमा, या ए गलत है या फिर बी झूठा है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आंसर आपका? देखिए, पीपीएफ क्या होता है? आपने देखा था पीपीसी, पीपीसी पढ़ी थी, पीपीसी थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसी तरह क्या था अपना पीपीएफ, पीपीसी का ही दूसरा नाम है पीपीएस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसका आंसर आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है, पीपीसी भी बोल देते हैं, पीपीएफ भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसके बाद है, व्हाट आर द काजेज फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। ठीक है, हमारी जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। कैसे शिफ्ट हो रही है राइटवर्ड? देखिए, पहले वो ये वाले कॉम्बिनेशन बना रही थी, दो वस्तुओं के, एक्स वस्तुओं के और वाई वस्तुओं के, और वो क्या आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था ना, ये तभी शिफ्ट होगी जब क्या होगा, जब हमारे यहाँ तो स्रोत बढ़ेंगे, ठीक है, और या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा।
तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है? माइग्रेशन से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही वॉर से इस पर कोई असर पड़ेगा। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे, उससे क्या होगा, हमारी पीपीसी कर्व आगे बढ़ सकती है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन, ठीक है, पीपी जो स्ट्रेट लाइन है वो कब हो सकती है? कब हो सकती है कि डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, जब दोनों वस्तुओं की उत्पादन में कमी हो जाए। मोर ऑफ बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, जब दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। जब ऑल रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, और जब दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल हों। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पीपीसी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है? जैसे कि स्ट्रेट लाइन के कहने का मतलब है, जैसे ये पहले अपनी पीपीसी कर्व कनकेव होती है, वो इसलिए होती है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में करते हैं तो वो क्या होती है, एमओसी बढ़ती है। कहने का मतलब यही है ना कि जो स्रोत है वो दोनों के लिए कुशल नहीं है इक्वली। ठीक है, अब अगर स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट का मतलब है कि ऐसे स्ट्रेट हो जाए तो क्या होगा, कब हो सकता है ये तभी हो सकता है जब इस वस्तु के लिए भी जो एक्स वस्तु के लिए भी जो रिसोर्सेज है वो इक्वली काम कर रहे हैं और वाई के लिए भी इक्वली कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। सिंपली आप देखो, एक ज़मीन है, वो क्या हो सकती है, वो गेहूँ, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो या फिर और चावल उगा रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इक्वली ही आपको क्या देगी, उत्पादन देगी। वो अलग अलग उत्पादन दे सकती है ना, क्योंकि गेहूँ के लिए उसके अंदर अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और जो चावल है उसके लिए अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इक्वली हमें उत्पादन वो नहीं देती है। ठीक है, सो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते। अब कोई और स्रोत भी लगा लो, आप क्लोथ लगा लो, ठीक है, और किसका प्रोडक्शन लगा सकते हो, क्लोथ का प्रोडक्शन लगा लो। साथ में आप किसी क्लोथ के अंदर दो चीज़ों का लगा लो, जूट का लगा लो, नायलॉन का लगा लो। अब जूट का प्रोडक्शन करोगे वो अलग क्वांटिटी में होगा और नायलॉन का अलग क्वांटिटी में होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इक्वली कुशल नहीं है दोनों चीज़ों के लिए। तो एक के लिए वो ज़्यादा हो सकती है, एक के लिए वो कम हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर वो जब इक्वली हो जाएगी तब वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, उसने यही बोला ना कि स्ट्रेट लाइन कब बनेगी। वैसे तो कनकेव होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कब बन सकती है? जब इस वस्तु के लिए भी और इस वस्तु के लिए भी क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। तो इसका आंसर आएगा सी, ऑल रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। सभी संसाधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एनालिसिस आर, ठीक है, आर्थिक विश्लेषण क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है, ठीक है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है, या फिर रेगुलर इकोनॉमिक एनालिसिस है, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है कि हम फैक्ट की बात करते हैं कि ऐसा है, ठीक है, हमारे देश में इतना इनकम है, हमारे देश का इतना जीडीपी है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की हम तब बात करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये क्या ओपिनियन पे वर्क करता है। जो नॉर्मेटिव एनालिसिस होता है कि अगर हमारे देश की इनकम, हमने पॉजिटिव में पढ़ लिया कि हमारे देश की इनकम 1 करोड़ है, तो हम इकोनॉमिक्स में और नॉर्मेटिव में हम ये करेंगे कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए, इसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम करने चाहिए। तो ये ओपिनियन देता है। और रेगुलर इकोनॉमिक एनालिसिस होता है जो रेगुलेटरी में इकोनॉमी का विश्लेषण चलता रहता है, हमारे सेंसस वगैरह कलेक्ट करते रहती है, डाटा कलेक्ट करते रहते हैं हम। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा? ये तीनों की तीनों चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स एनालिसिस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, बोथ। ठीक है, ओ सॉरी, 2 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती है और नॉर्मेटिव होती है, रेगुलर नहीं होती। तो रेगुलर इकोनॉमिक एनालिसिस का नॉर्मली बेसिक्स है, बट वो इकोनॉमिक्स की कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, ब्रांच है। इस वजह से हम इसका ऑप्शन ए और बी टिक करेंगे, सॉरी। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस पीपीएफ इज डैश टू ओरिजिन। ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जब जो पीपीएफ होती है या पीपीसी होती है वो क्या होती है, हमारी कनकेव टू ओरिजिन होती है, कनकेव टू ओरिजिन होती है। और इसका मतलब क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर तो क्या आएगा? कनकेव आएगा कि व्हेन अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस पीपी इज कनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, एमओसी जब इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारी जो पीपीसी या पीपीएफ है वो क्या होगा? कनकेव होगा, धनोत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद क्यों होगा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
लगा लीजिए आपकी ना दो वस्तुएं हैं, एक है आपकी एक्स वस्तु, एक है आपकी वाई वस्तु। ठीक है, आपने एक्स वस्तु के उत्पादन किया तो आपने क्या करिए 100 यूनिट करी। ठीक है, वाई कुछ रिसोर्सेज वाई में लगा दिए तो आपने 60 यूनिट ही इसकी उत्पादन कर ली। फिर आपने कुछ रिसोर्सेज एक्स से हटाकर वाई में लगा दिए वाई का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ, इसके प्रोडक्शन कितनी कम होगी, इसकी 50 हो गई। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन 50 होगी। और उसके बाद जो आपकी जो वाई की जो प्रोडक्शन बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 90 होगी। तो आप ये देखिए आप कितनी यूनिट का लाभ हानि हो रही है आपको, 50 यूनिट की हानि हो रही है, लेकिन आपको लाभ कितने का हो रहा है, सिर्फ 30 यूनिट का हो रहा है। तो मतलब क्या है, आपको हानि क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लाभ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से हर आगे आप और बढ़ाओगे, इसको और 30 कर दोगे, वो आगे क्या सिर्फ 80 ही होगी। कुछ रिसोर्सेज जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे तो यहाँ पर भी आपको लाभ कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, और यहाँ पर कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी नहीं है ना आपकी हर लेवल पर। सो इसी वजह से क्या है, जो हमारी पीपीसी कर्व होती है वो क्या होती है, कनकेव टू ओरिजिन होती है, कनकेव टू ओरिजिन होती है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम दैट हेल्प टू प्रोड्यूस एंड इनेबल्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो क्या करती है, डैश का उत्पादन करने में मदद करती है और लोगों को अपना जीवन यापन करने में सक्षम बनाती है। क्या उत्पादन करने में, ये एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। इकोनॉमिक्स इज ए सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनेबल्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सेवाएं बनाने में जो हमारी इकोनॉमी हमें मदद करती है और इससे हम अपनी आजीविका कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम अंडर विच। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि स्रोतों का आवंटन करना, स्रोतों को कैसे आवंटन करना है। तो ये किस तरह की समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रॉब्लम है, या मार्जिनल डिमांड। तो जो लास्ट के दो ऑप्शन है ये तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, लास्ट के दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे आपके ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। बच्चे कौन से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको 3 बताई थी कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेज है स्रोतों के, और वो क्या है, कम है, स्कैरसिटी है स्रोतों में। तो आंसर एलोकेशन किस में करते हैं हम, आवंटन किस में करते हैं, हम करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम अपनी 3 थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो अपनी हाउ टू प्रोड्यूस वाली समस्या थी उसमें हम देखते थे ना कि किस प्रकार से स्रोतों का आवंटन करें, कि किस वस्तु में कितने स्रोतों को लगाएं। ठीक है, एक वस्तु में ज़्यादा लगाएं, वाई में ज़्यादा लगाएं, इसके अंदर हम आवंटन कर रहे थे ज़रूरत के हिसाब से, हम एक्स में लगा देते थे, जरूरत के हिसाब से वाई में लगा देते थे। वो इस प्रकार में क्या कर रहे थे, आवंटन ही कर रहे थे ना। और किस प्रकार से इन स्रोतों का प्रयोग करें ये भी हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे, हाउ टू प्रोड्यूस वाले हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम में। तो इसका आंसर क्या आएगा, काजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, काजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका कारक है ये कि एलोकेशन रिसोर्सेज कैसे करना है, आवंटन कैसे करना है। सो ये थे अपने आज के MCQs। सो होप है आपको ये सीरीज़ अच्छी चल रही होगी, आपको कंटिन्यूटीज़ में मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कोर्स का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन करी है उस पर प्लीज़ ध्यान देना। 249 का आपको कोर्स मिल जाएगा और उसके अंदर सारे सब्जेक्ट मोस्टली अवेलेबल है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को शायद छोड़ के, उसके बाद जो फर्दर डिटेलिंग होगी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दी जाएगी। और स्टडी ऑन मंच जो हमारा ऐप भी है, शिक्षा हब के नाम से ऐप है, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।